बढ़िया जी। चलो बच्चों, जनवरी 26 का सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जस्ट अभी हुआ है और वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। उसी के क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे और उसके मैं आपको आंसर्स बताऊंगा कि क्या सही आंसर्स हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपने क्या किया और हमारे उसके सही आंसर्स क्या हैं। आज उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 34 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई 13/8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने y की वैल्यू निकाली विच इज़ 8x/5। उस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। y की जगह अब आपको लिखना है 8x डिवाइड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 34। एलसीएम ले लो इसका, 5 एलसीएम आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 10x प्लस 24x एंड दिस इज 34। 24 एंड 10 ये हो गया आपका 34x डिवाइड बाय 5 और दूसरी तरफ लेके जाओ, 34 से 34 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो y में 8/5 और x की जगह 5 डाला तो y की वैल्यू आ गई 8। तो x आया 5, y आया 8, उसने बोला 7x प्लस 5y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू यहाँ पे डालो 5 और y की वैल्यू डालो 8। 35 प्लस 40 तो आंसर है 75। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है इनइक्वालिटी का। पेपर बहुत आसान आया इस बार, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं आपने कैसा अटेम्प्ट किया। 5 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 एंड लेस देन और इक्वल टू x बाय 6 माइनस 5। ठीक है, अब हमें इसमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करो, आप सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10 माइनस 4x। इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आया 30। अब x को एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ। 10 प्लस 30 यहाँ आ गया और x प्लस 4x ये हो गया 40, ये हुआ 5x डिवाइड बाय 5। तो x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 इज माय आंसर एंड ए पार्ट इसका हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, कहता है कि √5 प्लस √5 प्लस √5 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपने इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसे x के इक्वल मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है √5 प्लस √5 प्लस √5, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी x के ही इक्वल है। तो आपने इसकी जगह x रखना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, यह आया x स्क्वायर, यह है 5 प्लस x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 5 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आप इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। देखो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं तो फैक्टर्स करो, अदरवाइज आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। तो माइनस बी क्या आएगा, माइनस बी इज -1, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की जगह 1, सी की जगह -5 डिवाइड बाई 2। तो आंसर है 1 प्लस माइनस -4 -5 इज प्लस 20 और 20 में 1 को ऐड करने पर वी गेट 21 √21 डिवाइड बाई 2। तो आंसर है हमारा इसमें से, तो देखो इसमें से बी आंसर है। वैसे हमारे 2 आंसर आने चाहिए, लेकिन इनमें से कौन सा आंसर है वो हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है, 1 प्लस √21/2 हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कहते हैं 5 माइनस 2x, अगेन इट इज इन इक्वेशन का क्वेश्चन आपको मिला, विच इज x अपॉन 8 और माइनस 5, और साथ ही साथ आपको एक और इक्वेशन सॉल्व करनी है जो है x प्लस 4 3 और लेस देन 6, ठीक है। चले, ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन, कोई बात नहीं। तो पहले अब इसे अलग से सॉल्व करो, इसे अलग से सॉल्व करो, देन हम इसका कॉमन आंसर निकालेंगे। सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बचेगा 2, 2 को 5 से किया 10, 2 को 2 से किया 4x, इसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट x, और इसे हमें मिलता है 40, ठीक है। 40 को दूसरी तरफ लेके जाओ, 40 और 10 ये हो गया 50, 4x को यहाँ ले आओ, ये हुआ 5x, और x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये कह रहा है x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ये क्या कह रहा है, x प्लस 4 3 वहाँ चला गया, 18 आ गया, और x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, 18 में से 4 गए 14 से, तो 10 से बड़ी होनी चाहिए, 14 से छोटी होनी चाहिए, तो 10 से लेकर 14 तक ये हमारा आंसर है, 10 एंड 14 बोथ इंक्लूडेड। तो ये आपका आंसर है सी पार्ट, 10 और 14 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सम ऑफ डबल, इफ ए सम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, तो कितने साल लगेंगे उसको 4 गुना होने में। अगर एक सम, कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल 8 सालों में डबल हो जाता है, और कौन सा कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में डबल होने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, डबल होता है 100 बाय आर ईयर में, है ना, 100 बाय आर ईयर में डबल हो जाता है। तो उसने बोला है कि कितने सालों में डबल हो रहा है, 8 साल में डबल हो रहा है। तो रेट क्या आएगा, रेट आएगा 100 बाय 8, तो आर की वैल्यू आई 100 बाय 8। फिर वो कहता है बताओ इसे 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। ये डबल होता है, ये ट्रिपल होता है, और 4 टाइम्स होने के लिए आपको करना पड़ता है 300 बाय आर। तो ट्रिपल होने में लगेगा इतना समय। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 300 अपॉन r, r की वैल्यू 100 डिवाइड बाय 8, और ये 8 चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, आंसर आया 24 ईयर। तो 24 साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्स वाई जेड ने इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने के एंड में वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनको 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, इतना उनको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी मंथली। फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आपको बतानी है, हाँ बतानी नहीं है। कह रहे इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर द 10th पेमेंट इज ₹50,000, तो बताओ वो हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, करेंगे, करे हैं व्हाटएवर। तो फ्यूचर वैल्यू को बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ये है एन्युटी का क्वेश्चन सीधा सीधा, जिसमें एन्युटी को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी एन्युटी है। ये एन्युटी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हो रहा है, तो ये हमारी रेगुलर एन्युटी है, और रेगुलर एन्युटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें यूज करना है, जो होता है आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। ये हमारा एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, इसमें कंसेप्ट यूज होगा। अब फ्यूचर वैल्यू जो वो बता रहा है आफ्टर द 10th पेमेंट वो है 50,000, तो आपने फ्यूचर वैल्यू की जगह रखना है 50,000। आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आई हमारा क्या होगा, आई उसने बोला 12% पर एनम, बट मंथली, तो मंथली है तो 12 से डिवाइड करो, ये आ गया 1, और 100 से डिवाइड करके हमें मिला 0.01। 1 में उसको ऐड करोगे तो यू गेट 1.01, और उसकी पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.01, और 1.01 की वैल्यू दे रखी 10 दे रखा है 1.104622। ये वैल्यू यहाँ पर डालने के बाद, ये वैल्यू यहाँ पर डालने के बाद 50,000 आर, हमने इसकी जगह रखा 1.104622, 1.104622, और इसमें से 1 को माइनस करना है, 0.01 से डिवाइड करना है, और फिर 50,000 जो आंसर आएगा उसको 50,000 से डिवाइड करना है। तो अब ये मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा भाइयों, 1 मिनट रुको जरा।
कैलकुलेटर दिस, अबे 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 तो क्या खुल गया, 2 मिनट। CAL कैलकुलेटर, ये रहा। तो क्या करना था इसमें हमें, 1.104622 -1 तो हमें बचता है, हमें मिलता है, मतलब चलो ऐसे करते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय 1.10 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0.104622। 50,000 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय 0.104622, 0.104622, आंसर है 4779, 4779, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, बढ़िया, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अगर कोई पैसा कंपाउंडेड एनुअली हो और उसे 4 साल लगे हैं 3 गुना होने में, तो आपने बताना है कि उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n का, और वो कह रहे हैं कि 4 साल लगे, पैसा 3 गुना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया था तो अमाउंट 3 हो गया, और उसे 4 साल लगे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आया 4, अब 4 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये बन गया 3 की पावर 1/4, एंड यहाँ पर आया 1 प्लस आई। 3 की पावर 1/4 है 1.316, इसमें से 1 को माइनस करो तो वो आपका आएगा आई, तो दिस इज 0.316, ये आपका आई है। तो आर क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर आया 31.6%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड ने 3200 बोरो किया फॉर 2 इयर्स फ्रॉम बैंक बी, तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% के हिसाब से। बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर 3200 को बोरो किया जाए तो 32, फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला है P 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यू डालो, P की जगह 3200 आएगा, 3200 हमने बोरो किया 2 साल के लिए 15% के हिसाब से, तो 15% हो गया 1.15, 2 साल मतलब n की जगह 2 हो गया, n की जगह 2 हो गया, तो n की जगह 2 लिखना है ना हमें, यहाँ पर है दिस वन। ठीक है, और इसे सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल रहा है 1032। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे, इसे आप अपने आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, तो यू विल गेट योर आंसर 1032। ठीक है, डी आंसर है इसका। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9। एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर, और वो कहता है कि उसको एक बॉन्ड प्राइस, मतलब उसने एक बॉन्ड लिया जिसका जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है वो 907.125 है, और कहता है कि अगर उसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 10% और वो उसका इन्वेस्टर रिक्वायर्स रिटर्न्स एट 14%, तो आपने बताना है कि उसकी पार वैल्यू क्या है, मतलब मेच्योरिटी के बाद वो कितना पैसा मिलेगा। मतलब बॉन्ड का कंसेप्ट ये होता है कि हमें कुछ पैसा हर साल डालना है, बॉन्ड परचेज करना है, और 3 साल के बाद हमें कुछ पैसा मिलेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 907.125 है, तो हमें मिलेगा कितना, तो ऑब्वियस है 900 तो नहीं हो सकता है ना, उससे कम थोड़ी ना मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू को 907.125 है, तो फ्यूचर वैल्यू तो ऑब्वियसली से ज़्यादा होगी, तो एक ऑप्शन मैंने वैसे ही रैंडमली कट कर दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है क्वेश्चन नंबर 9 में, अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमें पैसा मिलेगा वो है P। अब P का 10%, P का 10% है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% का मतलब हो गया 0.1, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए अब आपने क्या करना है 1.14 फॉर 1 ईयर, फिर आपको मिलेगा
2 साल का, मतलब दूसरे साल के बाद भी आपको पैसा मिलेगा कुछ, कितना मिलेगा, जितना पैसा प्रिंसिपल है जो हमारा उसका 10%। तो यहाँ पर आएगा 1.14 की पावर 2 और 0.1 पी, मतलब पी का फिर से 10% और 1.14 की पावर 3। एक तो ये हो गया, ठीक है। और फिर फाइनली पी की प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, जो पैसा मुझे मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो 1.14 की पावर 3। और इन सब की जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, विच इज इक्वल टू 907.125। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो कि हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे आफ्टर 1 ईयर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो आफ्टर 1 ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, आफ्टर 2 ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, आफ्टर 3 ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, और फिर हमें जो पार वैल्यू मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। अब इन चारों को जब टोटल करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 907,125। तो बताओ पी क्या है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से आपको पी मिलेगा 1000। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का एक ही क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है और एज इट इज उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया। उसमें बस हमें पी दे रखा होता है 1000 रुपीज और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, 1000 रुपीज। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ द 20 ईयर। 20 साल के बाद मुझे मशीन को बदलने के लिए कुछ पैसा चाहिए जिसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख है, बट 20 साल के बाद उसकी वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। और साथ में देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द 20 ईयर वुड बी 2 लाख रुपए। मेरे को आज से 20 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख मुझे पुरानी मशीन को बेच के मिल जाएगा, तो मेरे को 8 लाख रुपए चाहिए। तो मतलब फ्यूचर वैल्यू मुझे दे रखी है 8 लाख रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे कुछ पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे कुछ पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि आफ्टर 20 ईयर्स मेरे पास 8 लाख रुपए हो जाएं। मशीन की कॉस्ट जो मुझे मशीन को रिप्लेस करना है वो है 10 लाख रुपए की, बट 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू है, 2 लाख रुपीस मुझे स्क्रैप वैल्यू मिलेगी ओल्ड मशीन को बेचने पर। तो मुझे जो पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 10 माइनस 2, 8 लाख रुपीस। क्लियर। और ये जो प्रोविजन बनाया जा रहा है, आउट ऑफ द प्रॉफिट बनाया जा रहा है, सिंकिंग फंड का कंसेप्ट है, वो हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। तो इसका मतलब ये एन्युटी है और रेगुलर वाली एन्युटी है, क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जा रहा है। और फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना है R1 प्लस आई की पावर n और माइनस में 1 और इसे डिवाइड कर दो i से। फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए 8 लाख, यहाँ पे 8 लाख डालो। R आपको निकालने के लिए कहा गया है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 7% के हिसाब से 1.07, टाइम है 20 साल, माइनस 1 एंड डिवाइड बाय आई है 0.07। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 19514। मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसे सॉल्व किया, इसका सी आंसर आया था। अब आप इसे सॉल्व करोगे जब 1.07 की पावर 20 माइनस, अच्छा दे भी रखी है वैल्यू आई थिंक, हाँ तो बहुत बढ़िया। ये 1.07 की पावर 20 की वैल्यू दे रखी है 3.8697। तो 3.8697 माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा सर 19,514 रुपये। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको निकालना है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसका फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 11। CAGR का फॉर्मूला होता है जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है विच इज इक्वल टू कितना, 200, उसको आपने रखना है ऊपर, और जो लास्ट ईयर की जो वैल्यू है वो आपने रखनी है नीचे। इसको डिवाइड करना है 1 बाय 2025 माइनस 2021 यानी कि 4, फिर करना है माइनस 1 और करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो जब आप ये सॉल्व करोगे, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.92।
विच इज बी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5। क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5। थर्ड टर्म का मतलब होता है AR2 और प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, वो आपको बताना है। ठीक है। तो A को 5 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है A की पावर 5, और R को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी 1, 3, 6 और 10। ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं AR5 की पावर AR2 की पावर AR2 की पावर 5। ठीक है। 5 पावर बाहर ले लिया आप। AR2 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। यहाँ पे डाला 5, आंसर आया 5 की पावर 5। तो इसका आंसर है बच्चों A पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी का सीरीज दे दे 1/2, 1/6, 1/18 और 1/54, तो इसका सम निकालो। बहुत आसान है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर। ए की जगह आपने 1/2 डालना है, 1 माइनस आर। आर क्या है इसका? इसको किससे मल्टीप्लाई करके 1/6 आर है, वो है 1/3। तो 1/2, 3 में से 1 गया, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 इज माई आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 13। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 13। अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस b बाई 2 इज 13 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हुआ रूट AB, दिस इज इक्वल टू 12। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आपको बताना है, आपको a माइनस बी निकालना। अरे बड़ा, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, एलिमिनेट करो, सॉल्व करो और आपको आंसर निकालो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, AB इज इक्वल टू 144। यहाँ से आप वैल्यू निकालो किसी एक की, a प्लस बी इज इक्वल टू 26 और a की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस बी। वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 26 माइनस बी एंड b इज इक्वल टू 144 माइनस बी स्क्वायर प्लस 26b माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। ये सबको दूसरी तरफ लेके जाओ, b स्क्वायर माइनस 26b प्लस 144 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करो इसके, 18b और 8b, 144 इज इक्वल टू 0। b कॉमन लिया, b माइनस 18 आया, माइनस 8 कॉमन लिया, b माइनस 18 आया। तो b की वैल्यू आई 8 और b की वैल्यू आई 18। अगर b 8 होगा तो a क्या होगा? 18 होगा। अगर ये 18 होगा तो ये 8 होगा। मतलब कुल मिलाकर जो दो नंबर हैं वो 18 और 8 है, और इसका जो डिफरेंस है वो है 10। तो आपका आंसर है बी पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, कहता है कि अगर एक 13 नहीं 15 कहते हैं कि अगर एक फंक्शन हम आपको दे दें, फंक्शन की वैल्यू है 3e और x और स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर उसमें से माइनस करना है 2x एंड फंक्शन। ठीक है। फिर आपने प्लस करना है 1/6 f0। ओके। फिर आपने f डैश 0 को उसमें से माइनस करना है। चलो, तो सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हैं। 3 एज इट इज रहेगा, e की पावर x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। बट जिसने x को रिप्लेस किया उसका डेरिवेटिव दोबारा से होगा, आंसर आएगा 2x। तो ये बना 6x और ex स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यहाँ पे आपको लिखना है 6x ex स्क्वायर, यहाँ पे 2x एज इट इज, और fx लिखना है, fx इज 3 ex स्क्वायर 1/6। फंक्शन में x की जगह 0 डालना है। जब यहाँ पर आप x की जगह 0 डालोगे, e की पावर 0, आंसर आएगा 1, यानी कि यहाँ बचेगा 3।
एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव वाले फंक्शन में x की जगह 0 डालना, यहाँ पे 0 डालोगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो 1/2, आंसर है 1/2। क्वेश्चन नंबर 15 का 1/2 का मतलब हुआ 0.5। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि सर आपका एक कॉस्ट फंक्शन है c इज इक्वल टू 50x माइनस में 5x² प्लस में x³ डिवाइड बाय 6। कह रहे x इज द नंबर ऑफ आइटम टू बी प्रोड्यूस्ड इफ द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। अगर इसका एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है तो आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है कि पूरी इक्वेशन को आप x से डिवाइड कर दो। इसको x से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 50, इसको x से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 5x और इसे डिवाइड करने पर हमें मिलेगा x² बाय 6। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? अगर आप c का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने पे मार्जिनल कॉस्ट आपको मिलेगा 50, यहाँ पे मिलेगा 10x और ये मिलेगा 3x² डिवाइड बाय 6। अब ये कह रहा है दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया। अब 50 से 50 कैंसिल हो गया, माइनस 5x एज इट इज और 10x को दूसरी तरफ ले आओ, इस तरफ आ गया और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2। अरे नहीं छोड़ो, कैंसिल क्या करना, सेम सेम है ना। तो यहाँ पर आया 3x² डिवाइड बाय 6 और माइनस x² डिवाइड बाय 6। 10 में से 5 गए 5x, 3 में से 1 गया 2x² अपॉन 6, 1x से 1x कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसकी 3 की कटिंग कर देते हैं, 3 और 5 15। तो x की वैल्यू आ रही है भाइयों 15, तो बी हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि A है 2 3, B है 4 5, C है 5 6। तो पहले आपको B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो B और C का कॉमन क्या है? B और C का कॉमन है सिर्फ 5। फिर A के साथ आपने उसके रिलेशन बनाने हैं, यानी कि 5। तो 2 5 और 3 5, तो 2 5 और 3 5, डी हमारा आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। कॉस्ट फंक्शन फिर से हमें दे रखा है, विच इज इक्वल टू 600x माइनस 10x² 600x माइनस में 10x² प्लस में x³ डिवाइड बाय 2 और x डिनोट्स द आउटपुट, वो हमें पता होता है, मत बताया करो बार बार ये हमें बात। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट इन नियरेस्ट इंटीजर। एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, आपने एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो पहले इसकी एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दो। जब हमने इसको x से डिवाइड किया तो हमें मिला 600, यहाँ पे मिला माइनस का 10x और यहाँ पे मिला x² बाय 2, ये आया एवरेज कॉस्ट। अब इस एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट ये 0 हो गया, माइनस 10 हो गया और प्लस में 2x बाय 2, यानी कि ये हो गया। फिर उसको आपने इसे 0 के इक्वल रखना होता है। 0 के इक्वल रखने पर आपको x की वैल्यू मिल रही है 10। अब अगर इसका आंसर है ना, अगर इसका आंसर है तो वो 10 ही होगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर या तो 10 होगा या इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर इसमें 10 हमें ऑप्शन में दिखे तो आपने सीधा वो टिक कर देना है, बात खत्म, ये रहा, आगे जाने की नीड ही नहीं है। नहीं तो हमें इसका आगे जाकर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता। अगर नन ऑफ द अबव लिखा होता तब हम देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच इज ऑड वन। देखो इसमें ऑड वन की कैसे थोड़ा सा देखा। यहाँ पर क्या है, C से E में जाने पर हमने क्या किया, CDE यहाँ पर +2 किया। फिर E से H जाने पर, E के बाद है FGH 3, फिर +3 किया। H से L पे जाने पर ABCDEFGHIJKL +4 किया। तो ये इसका पैटर्न है कि अगला जो लेटर है पहले से 2 ज़्यादा है, फिर 3 ज़्यादा है, फिर 4 ज़्यादा है। यहाँ पर जो मैंने इस क्वेश्चन को चेक किया तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है डी। यहाँ पर देखो n में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो p आता है, यहाँ पर 3 प्लस करते हैं s आता है, और यहाँ पर 4 प्लस करने पर s के बाद t u v w आना चाहिए था, यहाँ पर v है।
तो इसका आंसर डी है, दिस इज ऑड वन आउट, बाकी सब सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एबीसी स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द इवनिंग व्हाइल फेसिंग द सन। इवनिंग और फेसिंग द सन, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। इवनिंग में सन वेस्ट की तरफ जा चुका है और जो मिस्टर एबीसी है वो सन की तरफ जा रहे हैं, तो वो इस तरफ चल रहे हैं, वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए डिस्टेंस ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उनका लेफ्ट हो गया साउथ। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर टर्न हो गया दोबारा से वेस्ट की तरफ हो गया। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, आंसर है वेस्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। फाइंड द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सीधा सीधा यहाँ पर देखो 15 हमारा आंसर है, बाकी सारे के सारे जो नंबर हैं वो प्राइम है, बट जो 15 है वो प्राइम नहीं है, तो ये हमारा ऑड नंबर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है बॉय इज फेसिंग ईस्ट, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो एक बॉय ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, टर्निंग टू द राइट, अच्छा बस खड़ा था, अब बॉय इज फेसिंग ईस्ट, चला नहीं। टर्निंग टू द राइट ही गोज 20 मीटर, उसने राइट टर्न लिया और वहां से 20 मीटर की तरफ गया। देन टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट लिया, वहां से भी 20 मीटर की तरफ गया। देन टर्निंग टू द राइट, फिर राइट हुआ और फिर से 20 मीटर की तरफ गया। देन अगेन टर्निंग टू द राइट, फिर राइट हुआ और 40 मीटर गया, तो यहाँ पर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 हो गया। ठीक है, ये 20 20, ये 20, ये भी 20 और ये भी 20 और ये भी 20, बाकी सब 20 है। अच्छा, डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन के लिए 20 देने की तो नीड ही नहीं थी। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की किस से अब कहाँ पर है, तो साफ साफ है ये उसकी पोजीशन थी, अब वो यहाँ पर चला गया, तो इसका मतलब वो कहाँ है। अरे इसका तो आंसर ही गलत आ रहा है। इन विच डायरेक्शन, दोबारा से देखते हैं वाला क्वेश्चन। अब बॉय इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, टर्निंग टू द राइट, और राइट हो गया तो वो नीचे चला और 20 मीटर नीचे गया। देन टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, इधर चला गया, राइट मोड़ दिया हमने उसे, फिर लेफ्ट मोड़ दिया, अब उसे फिर से राइट जाना है, फिर राइट चला गया। देन अगेन टर्निंग टू द राइट, फिर राइट चला गया, 40 मीटर राइट चला गया, तो यानी कि यहाँ पर गया। देन अगेन ही गोज 40 मीटर टू द राइट, ओके, ये वाली लाइन ही नहीं हमने पढ़ी थी। और फिर यहाँ से अगेन 40 मीटर राइट की तरफ गया, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो। अब वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से किस तरफ है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये उसकी एंडिंग पोजीशन है, यहाँ से यहाँ की कौन सी पोजीशन मानी जाती है, वेस्ट, तो इसका आंसर है वेस्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 में। ए सिट्स 12th फ्रॉम लेफ्ट, बी फ्रॉम लेफ्ट, तो ए यहाँ पर है और यहाँ से 12वें नंबर पे है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में 11 बच्चे अभी और हैं। 1 2, चलो टोटल मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 11 बच्चे और हैं, इसकी पोजीशन 12th है। और फिर लिखा हुआ है बी सिटिंग 20th फ्रॉम राइट एंड 5th टू द लेफ्ट ऑफ ए से 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4, यहाँ पर बी है 5th नंबर पे। और अगर देखा जाए तो राइट से 20 नंबर पर है, तो यानी कि ए के उस तरफ कितने लोग होंगे, 19, सॉरी बी से उस तरफ कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे। तो 1 2 3 4 5 और 14 लोग और होंगे यहाँ पर, ठीक है, 14 लोग और होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन अ लाइन, ए से इस तरफ 11 लोग हैं, ए से राइट पे 14 लोग हैं और एक खुद, तो 14 11 और 1, 14 11 कितना हो गया, 25, 25 और 1 हो गया 26, तो आंसर है इसका 26। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24। Eight person P Q R S T U V and W are sitting around a circular table facing the center, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। और 2 पर्सन बैठे हैं Q एंड W के बीच में, तो लेट से यहाँ पर Q कर देते हैं, यहाँ पे W कर देते हैं, 2 बंदे बैठे हैं, इनके बीच में जगह छोड़ देते हैं। V sits immediately left of W, V W के लेफ्ट पे बैठा है, यहाँ पर V कर दिया।
देन 3% सिट्स बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एस एंड टी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो उसको कहाँ पे प्लेस करें, तो उसको अभी इसको बाद में देखते हैं कहाँ पे लगाना है। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ओके, तो टी के लेफ्ट पे आर बैठा हुआ है। तो एक बार ऐसे करके देखते हैं, एक बार एज्यूम के साथ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि एस और टी के बीच में 3 बंदों की खाली जगह चाहिए, तो यहाँ पर तो एस और टी आ नहीं सकता, तो यहाँ पर एक बार बिठा देते हैं एस, 3 बंदे हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे कर देते हैं टी। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, आर टी के लेफ्ट पे बैठा, आर को यहाँ बिठा दिया। यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी, तो यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी, तो यानी कि कहीं पर भी यू और पी यू को बिठा सकते हैं, कुछ और तो नहीं है। 1% सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में, यानी कि पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहीं पर आएगा, और आखिरी में हमारे पास बचा यू, तो ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट आई है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के राइट पे क्यू है, नहीं। 1% है पी और एस के बीच में, नहीं। 1% है एस एंड यू के बीच में, यस, तो सी हमारा आंसर है। क्यू और आर के बीच में 3 लोग हैं, क्यू और आर के बीच में 3 लोग हैं, नहीं, तो सी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, इसका आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 25, 6 फ्रेंड्स हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल टेबल क्या होती है, जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, तो ऐसे कुछ टेबल है हमारी। ठीक है, P is second to the left of U, P is second of the left of U, तो कहीं पर भी बिठा लो, स्टार्टिंग में U को यहाँ बिठाया, U के लेफ्ट में P सेकंड नंबर पर आया, P को यहाँ बिठा दिया। Q is the neighbor of R and S, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। P is the second to the left of U, Q is the neighbor of R and S। अच्छा, तो Q अगर R और S का नेबर है, तो इसका मतलब ये है कि Q को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, Q को यहाँ नहीं बिठा सकते, Q को यहाँ नहीं बिठा सकते, Q बीच में आएगा, और R और S में से कोई एक यहाँ आएगा, कोई एक यहाँ पर आएगा, जरूरत पड़ेगी तो उनको आपस में बदल लेंगे। और क्या रह गया, अब T रह गया, T यहाँ रह गया। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट का सेकेंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बन गया ये। विच वन इज सिटिंग ऑपोजिट टू S, S के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो S के ऑपोजिट बैठा है P, तो आंसर है बच्चों इसका बी पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26, 5 फ्रेंड्स P Q R S and T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ मतलब हमारे सामने बैक है उनकी। S इज बिटवीन T एंड Q, S जो है T और Q के बीच में है, तो T और Q के बीच में S है। ठीक है, Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो R के लेफ्ट में Q है। P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, P T के इमीडिएट लेफ्ट में है। Who इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है, तो लेफ्ट एंड पे तो P बैठा हुआ है, तो B हमारा आंसर है, मतलब D हमारा आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मार्केट रिसर्चर डिवाइड्स अ सिटी इनटू 5 रीजन। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इनके मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूं बच्चों, ये हमारा इसका सी आंसर था, आप इसे आराम से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, आपको पता है 28 का हमारा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में क्या किसकी रेशियो होती है, वो होती है क्लास इंटरवल टू कॉरस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है 28 का बी। फिर आगे बढ़े 29 पे, P Q R S T and U are 6 members of a family, R is a spouse of Q, 29 में लिखा है R is a spouse of Q, तो R और Q को भाई हस्बैंड वाइफ हैं ये एक दूसरे के, और ये हमें पता नहीं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। U is the mother of T, U is the mother of T। ठीक है, अभी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, 2 मिनट के लिए इसे भूल जाओ, और यहाँ पे लिखो U is the mother of T, मदर है तो इसको ट्राइंगल में ले लो, और T की मदर है तो T नीचे चला गया, T का भी हमें सेक्स मालूम नहीं है कि वो मेल है या फीमेल। U is the mother of T and S is the daughter of U। ओके, S is the daughter of U, यानी कि ये दोनों मतलब भाई बहन या भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं, और U S is the daughter of U, तो इसके नीचे साथ में ही हमने बना दिया।
फिर है पीज डॉटर इज टी, पी, अच्छा चलो पीज डॉटर इज टी, तो टी भी हमारी पता चल गया वो बेटी है, और वो पी की डॉटर है, तो उसका मतलब पी जो है वो हस्बैंड हुआ, यू और पी हस्बैंड वाइफ हुए, और यू और पी हस्बैंड वाइफ हुए, टी और सी दोनों उनकी बेटियां हुई। आर आर सन इज पी, आर का जो सन है वो पी है, ओके चलो ये उसकी मदर या फादर कुछ भी हो सकता है। देर आर टू कपल्स इन द फैमिली, वो तो पता चल गया, आर और क्यू कपल है, यू और पी कपल है, ये दोनों बहनें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, बिल्कुल सही है, ए इज राइट आंसर, आगे बढ़ना ही नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है ड्यूरिंग द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डैश इज द एंटायर अपर पार्ट, तो जो अपर पार्ट होता है वो हमारा होता है बॉक्स हेड। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में लिखा है कि द टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ जजमेंट ऑफ द सैम्पलर, और वो है हमारा 31 का सी पार्ट, परपोजिव सैम्पलिंग। ठीक है, अब देखना आपने सही किया कि गलत किया, आप बता रहा आपके कितने मार्क्स आए। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सैम्पलर्स बायसेस, तो इसका आंसर है रैंडम सैम्पलिंग, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो ऑजीव होता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन टू ग्रुप्स यूनिट, वन हैज 700 पीपल विद मंथली सैलरी ऑफ 2500 और 650 सैलरी, इतना आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, जिसका फॉर्मूला है nx1 n1x1 n2x2, और उसे आपने डिवाइड करना है n1 प्लस n2 से। तो जब आप 700 को 2500 से मल्टीप्लाई करोगे, 700 को 2500 से मल्टीप्लाई, और 650 को 2750 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे आप 700 प्लस 650 से, तो आपको आंसर मिलेगा, जो मैंने इसको सॉल्व किया था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ए पार्ट, तो ए आपका आंसर आएगा 2620। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटर यूज करना है, इसका आंसर है 2620। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस एंड इफ रेंज ऑफ एक्स इज 24 देन रेंज ऑफ वाई क्या होगा। तो रेंज को इफेक्ट जो होता है वो स्केल से इफेक्ट होता है, ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो पहले आप इसमें y को अलग करोगे, 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3y, फिर वो 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आया y, यानी कि जो नया डेटा तैयार किया गया कुछ इस तरीके से तैयार किया गया, ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, ये होता है चेंज ऑफ स्केल। रेंज में सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का ही इफेक्ट होता है। तो 5/3 ऑफ रेंज ऑफ x को आप यहाँ पे डाल दो, विच इज 24, 8 आया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इफ मोड ऑफ x इज 15 देन मोड ऑफ y क्या होगा। तो मोड ऑफ y के अंदर दोनों का इफेक्ट होता है, चेंज ऑफ स्केल का भी, चेंज ऑफ ओरिजिन का भी। तो आप पहले इसको y को अलग कर लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 को फिर नीचे ले आओ, 2/3 और ये आया 1। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2/3। इस तरीके से तैयार किया गया डेटा, और x का जो मोड था वो 15 था, x की जगह जब आप 15 डालोगे तो आपको मिलेगा 5 टू द 10 माइनस 1, आंसर है 9। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 देखें। 37 में लिखा है x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 9 का जो मीन है वो 125 है। इन सबको प्लस करो और 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, और इसे इक्वल रखो 125 के। 1 2 3 4 5, ये आया 5x। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 625, माइनस 1 3 4, 4 और 5 9, 9 7, 16 और 9 25, 25 माइनस करो, 5x इज इक्वल टू 600, और x की वैल्यू आएगी 600 को 5 से डिवाइड करो, तो 120 आपका आंसर आया डी पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 देखें।
38 में लिखा है, कहता है क्या निकालना है आपको, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, तो इसमें आपने फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, n1 s1 का स्क्वायर, n2 s2 का स्क्वायर, s1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा, ये है आपका n1 30, ये है आपका n2, ये मीन्स है x1 और x2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है s1 और s2। तो n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर प्लस में n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 और इसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, तो आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, जिसमें d1 की वैल्यू होती है कि कंबाइंड मीन में से x1 को माइनस कर दो, और d2 की वैल्यू होती है कंबाइंड मीन में से x2 को माइनस कर दो। तो d1 की वैल्यू आपको मिलेगी, d2 की वैल्यू आपको मिलेगी, जब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे आपका आंसर आएगा 5.95। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। Find the probability that a three-digit number formed using the digits 1, 3 and 5 without repetition is divisible by 3। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करते हैं वी गेट 9। तो 1, 3 और 5 को जितना मर्जी आगे पीछे घुमा के आप जितने मर्जी नंबर बना लो, सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब हम इसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे और वो नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। तो 100% का मतलब होता है 1, तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 40। राधिका अपीयर हुई है 3 इंटरव्यू में। पहले इंटरव्यू में 5 कैंडिडेट थे, दूसरे में 12, तीसरे में 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सिलेक्ट हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ये निकालना कि वो सिलेक्ट होगी, ये तो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो 1 में सिलेक्ट हो, 2 में हो, 3 में हो, या फिर ए में हो, बी में हो, ए में हो, सी में हो, बी में हो, सी ए में हो, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जहां पर वो 5 कैंडिडेट है वहां पर उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 11/12। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 15 में से किसी एक को सिलेक्ट करना, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/15, और एक को भी सिलेक्ट ना, सॉरी, और उसको सिलेक्ट ना करना, एक को सिलेक्ट ना करना, तो आंसर आएगा 14/15। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो सिलेक्ट नहीं होगी। और अगर हम इसको 1 में से माइनस कर दें तो इसका मतलब है वो सिलेक्ट होगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा डी, 71/225। ठीक है जी, बढ़े आगे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 41। मिस्टर ए किसी काम के फेवर में है, उसके ऑड्स हैं 5:7, यानी कि ए के होने के चांसेस हैं 5/12, और बी के ऑड्स अगेंस्ट है वो है 9/6, तो बी इवेंट के होने के चांसेस हैं 6/15। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दोनों ने कोई काम ट्राई किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गई। हमें करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उल्टा चलना है। तो इसका आ गया 7/12 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसका आ गया 9/15 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसको 1 में से माइनस किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 41 का आंसर है 117/180। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा आंसर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42। स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन इज कैलकुलेटेड टू बी 3.5 एंड इंटरसेप्ट दे रखा है 14। तो y ऑन x, तो y ऑन x का मतलब हुआ आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो y इज इक्वल टू स्लोप दे रखा है 3.5x और इंटरसेप्ट दे रखा है 14। कह रहा है जब x की वैल्यू 6 होगी तो y क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, x की जगह 6 डालना है और उसमें 14 ऐड कर देना है। तो 42 का जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 35। तो ए आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर सॉल्व करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। फॉर द वेरिएबल्स x एंड y द रेग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन एज दिस। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y निकालना है। तो कोरिलेशन ऑफ x एंड y का फॉर्मूला होता है कि आपको bxy को byx से मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पर bxy का मतलब होता है x ऑन y वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट, और byx का मतलब होता है y ऑन x वाली इक्वेशन को कोफिशिएंट। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है x + 2y - में 5 = 0, उसको लेट कर लिया जाए
कि ये y ऑन x वाली है, तो जब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो वो आ रही है 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2। तो बी वाई एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1/2। यहाँ से आपने x ऑन y की इक्वेशन निकालनी है, तो वो आपको मिलेगी माइनस का 3y प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो बी एक्स वाई आपको मिलेगा माइनस का 3/2। जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा कोरिलेशन विच इज 3/4 का स्क्वायर रूट। तो 3/4 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 0.87। बट अब ये माइनस का या प्लस का, अगर दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स माइनस होते हैं तो कोरिलेशन भी माइनस होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर दोनों माइनस हैं, इसलिए हमारा आंसर है ए, ये भी माइनस का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर फाइंड्स दैट 20% ऑफ लाइट बल्ब्स आर डिफेक्टिव। 5 बल्ब को सिलेक्ट करना है, तो यानी कि n 5 हो गया, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5, वो गुड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। अब कहते हैं कि हमने उसमें से एक बल्ब चूज किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक ही बल्ब डिफेक्टिव निकला, यानी कि आपको निकालना है Px इज इक्वल टू 0। Px इज इक्वल टू 0 को फॉर्मूला होगा 5C0, सॉरी 0 नहीं, एक एग्जैक्टली 1 बल्ब। तो आपको निकालना है Px इज इक्वल टू 1। तो 5C 1 और 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 4, तो 44 का जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा दिस वन 0.4096। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45, बी वाई एक्स दे रखा है, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन 44 वाला ऑलमोस्ट सेम। तो आर एक्स वाई निकालना है, तो आर एक्स वाई का फॉर्मूला होता है भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट निकाल दो। तो 1.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करने पर 45 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.8। आप कैलकुलेटर यूज करना है इसे, तो 6.4 आएगा, 6.4 का 0.8 आएगा। बात है कि प्लस या माइनस, अब क्योंकि दोनों ही प्लस हैं तो हमारा प्लस में आंसर आएगा, इसका आंसर है बी पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46 देखें। क्वेश्चन नंबर 46 में टेस्ट ऑफ शिफ्ट एबिलिटी ऑफ द बेस इज कॉल्ड, वो है सर्कुलर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 ऑलमोस्ट रिपीट हो गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट है। प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडेक्स नंबर दैट अलाउज शिफ्टिंग ऑफ द बेस, देखो पहले भी यही था, पहले भी यही था कि शिफ्टिंग ऑफ बेस, ठीक है, यहाँ पर भी वही है शिफ्टिंग ऑफ बेस। पता नहीं इन्होंने दो क्वेश्चन सेम क्यों डाले, इसका आंसर भी है सर्कुलर टेस्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट, और उसका हमारा आंसर है पास्चे। पास्चे जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, 49 में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करने की नीड है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ लिखा है भाई 3x मल्टीप्लाई बी, फिर 5 लॉग, और यहाँ पर है b और x इज इक्वल टू 32, नहीं 192। अब आपने बताना है सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। आप पहले तो ये वाला 5 कट करके यहाँ पे ले जाओ, फिर b log b की वजह से ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x की पावर 5 और ये आएगा 192। फिर यहाँ पर आया x की पावर 6, इसकी कटिंग कर लो आप, 3 6 दा 18 और 3 4 दा 12, किसकी पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 6 का आंसर 64 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50, इन एन इंडिया एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 2 सेशन। फर्स्ट सेशन में रेशो बॉयज टू गर्ल्स था अमंग 455 स्टूडेंट्स 8:5, यानी कि टोटल 455 बच्चे थे और बॉयज़ और गर्ल्स की कुछ रेशो थी। तो बॉयज़ और गर्ल्स की कुछ रेशो है, और वो रेशो है बॉयज़ टू गर्ल्स 8 और 5। तो हमने माना कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 8x हो गए, गर्ल्स हमारी 5x हो गई, ठीक है। तो 8 और 5 13x, टोटल बच्चे कितने आएंगे, टोटल बच्चे हैं 455।
तो 13x हुआ 455, x की वैल्यू आई 455 को 13 से डिवाइड करना है। 455 डिवाइड बाय 13, आंसर आया 35। x की वैल्यू आई 35। तो जो बॉयज़ थे हमारे 8 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 8, तो 280 तो बॉयज़ हैं और 35 मल्टीप्लाई 5 175 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ सेकेंड सेशन में 50 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड। तो यानी कि जो अब गर्ल्स हो गई, अब जो गर्ल्स हो गई, फिर से कितनी गर्ल्स एडमिट हुई है 50, तो 175 में 50 को ऐड कर दो, ये हो गया 225, लड़कियां होंगी 225। कह रहा कितने बॉयज एडमिट होने चाहिए सो दैट रेशो गर्ल टू बॉय की रेशो 3:4 हो जाए। तो गर्ल्स टू बॉयज की रेशो, गर्ल्स हैं इस वक्त 225, बॉयज हैं इस वक्त 280, कितने बॉयज और ऐड होने चाहिए सो दैट दिस रेशो बिकम्स 3:4। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 50, और 50 का जो आंसर है हमारा वो है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब आपको आंसर मिलेगा ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51 देखें। 51 में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से 3/2 आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 आएगा। कह रहे एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। फॉर्मूला होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा x और 1 अपॉन अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालो 3/2, अल्फा बीटा की वैल्यू डालो 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू डालो 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये 2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x साथ में क्या था प्लस 2, तो इसका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, one year ago the ratio of age of A and B was 5:4। तो आज की डेट में उनकी ए और बी की रेशो क्या है वो हमें नहीं पता, हम ये मान लेते हैं उनकी रेशो है x, उनकी एज मान लेते हैं x और y। एज, ए की एज को x माना, बी की एज को y माना। एक साल पहले ए की एज इतनी होगी, बी की एज इतनी होगी, और कह रहे हैं 1 ईयर अगो उनकी जो एज की रेशो थी वो 5:4 थी। ठीक है, और आज से 4 साल के बाद x+4 और y+4 उनकी एज की रेशो 6:5 होगी। अब आपने बताना है उनकी व्हाट विल बी द एज ऑफ ए इन ईयर आफ्टर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो आपने बताना है आज से 10 साल के बाद वो कितने साल के होंगे, ये आपको फाइंड आउट करके देना है। ये दो इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x माइनस 4, 5y माइनस 5, 4x माइनस में 5y, 4 को वहां ले जाओ बच रहा है -1। आगे बढ़े, 5x प्लस में 20, 6y प्लस में 24, 5x माइनस में 6y, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, ये आ गया 4। यहाँ पे डाला 5x माइनस में 6y इज इक्वल टू 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20x आया, माइनस में 25y आया, -5 आया, यहाँ पर 20x है, माइनस में 24y है, इज इक्वल टू 16 है। एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया। 25 में से 24 के बचा माइनस का y, यहाँ पे बचा माइनस का 21, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई 21, y की वैल्यू डालो किसी एक इक्वेशन के अंदर, 5x माइनस में 6, y की जगह आपको डालना है 21 इज इक्वल टू 4। तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस में 126, 5x की वैल्यू आ गई 130 और x की वैल्यू आ गई 13। 130 को 5 से डिवाइड करो, 5 टू द 10, 5 6 द 30, 26, 21 और 26। x आया 26, तो 10 साल के बाद होगा 36, y आया 21, तो 10 साल के बाद होगा 31।
तो आंसर है 36 एंड 31। अच्छा किसकी पूछी थी, व्हाट विल बी द एज ऑफ ए मतलब x, तो x आया 36, तो हमारा 36 आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला उसने, कहता कि अगर यहाँ पर x की पावर b, ये क्या है, x की पावर b अपॉन में x की पावर c और इस पूरे की पावर अपॉन में bc है, फिर है b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई x की पावर c और a, और बाहर है c प्लस ए माइनस में b। फिर कहते हैं x की पावर a अपॉन में x की पावर b, और बाहर है a प्लस b माइनस में c। सॉल्व करके बताओ। c ऊपर गया, b माइनस सी आया, बाहर पावर है b प्लस सी माइनस में a। ऐसे यहाँ पर x की पावर c माइनस ए आया, बाहर पावर है c प्लस ए माइनस बी। x की पावर a माइनस बी ऊपर गया, बाहर पावर है a प्लस बी माइनस सी। मल्टीप्लाई करो इन सबको, b माइनस सी को b प्लस सी से जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस ए को b से किया तो माइनस ए बी और प्लस ए सी। माइनस ए बी और प्लस ए सी, प्लस में c माइनस ए को c प्लस ए से किया तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b को c से किया तो माइनस बी सी और प्लस ए बी। सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी को a प्लस बी से किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ए सी और प्लस बी सी। देखना कुछ कट रहा है क्या, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर गया, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी, सब कुछ खत्म हो गया, आंसर आया 1। क्लियर, तो दिस इज बी पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54 देखें। 54 में कहता है कि अगर 80,000 ग्रोस टू रुपीज एक्स इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कितना आसान क्वेश्चन दिया उन्होंने, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, तो आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपने सिर्फ अमाउंट बताना है प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा के। जहाँ पर 80,000 आएगा 1 प्लस आई है आपका 8, तो 1.008 आएगा, उसकी पावर आएगी 3। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दिस वन 1000776.96। सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला लगाना था बस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 30 लाख को डिपॉजिट कर दिया जाए इन अ बैंक फॉर 1 ईयर, 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आपने यहाँ पे दिखाना है पी है 30 लाख, ब्रैकेट में 1 प्लस आई। अब आई ध्यान रखना क्योंकि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड होगा, जब 16 4 से डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा 1.04। अब कितने साल है, 1 साल है, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो यहाँ पर आएगा 4 और -1, दैट्स इट। ये अपने कैलकुलेटर पे चला के देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 509576। क्वेश्चन नंबर 56 में जब हमने देखो इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ग्रेटर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है, ये लेस आ रहा है। अब देखना है कि ग्राफ बनेगा कैसे। तो यहाँ पर x को 0 लिया, y 8 आ गया, एक ऐसी रफली आइडिया ले लेंगे, y को 0 लिया, x 4 आ गया। ये कह रहा है कि ग्रेटर है मतलब बड़ा है, 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 से बड़े इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी। दूसरा x 12 y 12, तो ये 12 12 से और आ गया, इसकी वैल्यू भी ऊपर की तरफ आएगी। और ये इसकी वैल्यू आएगी नीचे की तरफ, ये लेस देन का साइन है, इसकी वैल्यू आएगी नीचे की तरफ। x को रखा 0, y आएगा 17, y आएगा 17, x को रखा 0, y आएगा 17, और y को रखा 0, x आएगा लगभग कुछ यहाँ पे, क्योंकि 34 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ये वाली वैल्यू है 12, यहाँ पर 10 अंदर की तरफ आएगा, ये है, ठीक है।
तो अब उसने बोला अब इसका एरिया बताओ कौन सा आया। ये कह रहा बाहर की तरफ जाओ, ये कह रहा नीचे की तरफ आओ, ये कह रहा नीचे की तरफ आओ, ये कह रहा बाहर की तरफ जाओ। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तीनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, फिजिबल बाउंडेड। मतलब फिजिबल मतलब जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं, और बाउंडेड है मतलब बाउंड्री से पूरी बाउंड्री है उसकी। आगे बढ़े, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी निकालना है, क्वेश्चन नंबर 57। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर ना देखो थोड़ी सी गलती दे रखी है इन्होंने। 1.005 का कोई मतलब नहीं है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.5% है, एनुअली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5.5 ही रहेगा। और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.055, ना कि 1.005। 1 आता है बाद में ऐड करने पर, तो यहाँ पर आना चाहिए 1.055, ये इन्होंने गलत दे रखा है। बट आंसर इसी से आया है, आपने ये यूज किया हो तो बेटर है। बस यहाँ पर एक छोटी सी इसकी मिसप्रिंटिंग है, दिस शुड बी 1.055, ठीक है। तो हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी की। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 - 1 + i की पावर -n डिवाइड बाय i और इनटू r, और आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। r की जगह आपने डालना है 90,000, 1 - 1 + i की जगह आपको लेना 1.055 और उसकी पावर 13, जो कि ये आएगा। तो 2.0058 की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि 1.055 की 13 पावर तो यही है ना, ठीक है। तो बस माइनस, अभी माइनस को हमने ध्यान रखना है, अपॉन में आई विच इज 0.055। जब आप इसे सॉल्व करोगे, अब आपका कैलकुलेटर से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 57 का आंसर क्या था, बी पार्ट 820548, दिस वन। ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया है मैंने, और ये हमारा आंसर आएगा, आप इसे चेक करना। तो 57 का बी पार्ट है, अगर किसी ने 57 का बी पार्ट किया तो उसको आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में रीना ने 25,000 का एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 5,000 पे तुरंत पेमेंट कर दी, और बाकी का उसने लोन ले लिया। तो लोन लिया 20,000 का, और 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट वो पे करना चाहती है, और अनबैलेंस जो हमारी अमाउंट है, अनपेड बैलेंस जो हमारा अमाउंट है, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 18%। आपने एनुअल इंस्टॉलमेंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। और जब इस प्रकार दिया जाता है तो इसका मतलब उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 20,000 रुपये को, और यहाँ पर आर है, और इसका मतलब होता है कि सब कुछ कैलकुलेट करके दिया, आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना। यहाँ पर है 3.12717, तो जब आप 20,000 रुपीज़ को 3.12717 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6395। तो इसका आंसर बी है 58 का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59 देखें। सम ऑफ मनी lent at compound interest for 2 year 20% per annum would fetch rupees 482 more if interest was payable half yearly than if it was payable annually. What is the value of sum deposited? compound interest का फॉर्मूला है, compound interest की ही बात हो रही है। कुछ पैसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसे मान लेते हैं P। अगर उसको 20% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए, 20% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए, तो 20% के हिसाब से इन्वेस्ट करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2, और 2 साल के लिए। तो ये है बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम कुछ पैसे को 20% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। कहते लेकिन अगर उसी पैसे को हाफ ईयरली के हिसाब से, इफ इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता, ठीक है, अगर हाफ ईयरली के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता तो मुझे क्या करना पड़ता, जो 20% है वो आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा 10%, तो ये हो जाएगा 1.1। जो टाइम है 2 साल की जगह हो जाएगा 4 सेमी एनुअल -1। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वो है अगर हम सेम अमाउंट को हाफ ईयरली के हिसाब से इन्वेस्ट करें 2 साल के लिए विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है हमारा 2 साल का। कह रहे हैं इसका जो डिफरेंस है, that difference is equal to 482। क्लियर? चलें आगे बढ़े।
अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1.1 की पावर 4 आपने किया तो आपको मिलता है 1.4641 पी। पी को 1 से किया माइनस पी, जब आपने इसको इससे किया तो आपको मिलता है माइनस का 1.44 पी, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस पी। दिस इज इक्वल टू 482। पी से पी कैंसिल हो गया, इसमें से इसे माइनस करने पर आपको मिला 0.0241 पी विच इज इक्वल टू 482, और सॉल्व करने पर पी से जो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 20,000 रुपीज। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर था डी, था नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में मिस्टर रवि एलोकेट्स ए कॉर्पस ऑफ 50,000 into टर्म डिपॉजिट अकाउंट विच अक्रूज एट nominal annual rate of 10% compounded on quarterly basis. What will be the effective annual rate of interest? हमें बस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 एंड इनटू 100, तो आपको सीधा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 प्लस आई क्या है, 10% है, क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली की वजह से जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.025, और n की पावर आएगी 4 में से फिर उसके बाद 1 माइनस करना है इसमें से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 10.38 इसे सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 61, शिवा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और फिर उसने एक और अमाउंट इन्वेस्ट किया 20% के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो मिला 14%। बताओ टोटल अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। कहते हैं कि अगर उसने, पहला क्वेश्चन कहता है पहला पार्ट कि अगर उसने 12,000 को 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया तो बताना उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या उसे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। फिर कहता है उसने कुछ पैसा 20% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो 20% के हिसाब से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। कह रहा उसका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 14% बना, तो 14% ऑफ 12,000 प्लस एक्स, ये उसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का 14% मिला, ये उसके इक्वल है। ये सब कैंसिल करो, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 8,000। अब उसने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, x यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20,000 इन्वेस्टेड हो गया। तो आंसर है इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 62, NCR -128, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, और हमें n और r की वैल्यू निकालने के लिए बोला। शुक्र है इन्होंने n और r की ऑप्शन दे रखे, उसको प्लस या माइनस करके कोई सिंगल आंसर नहीं दे रखा, सो दैट वी कैन यूज हेयर हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे आसान इनमें से मुझे तो ये दिख रहा है कि NCR 56 कब आ रहा है वो चेक करो। तो आप 8 और 3, n की जगह 8 और r की जगह 3 डाल के चेक करो क्या 56 आ रहा है। 8C3 जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 876 और 321, ये कैंसिल हो गए 6 से। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 आ रहा है, और इसके अलावा किसी को भी N948493 को डालने पर हमें NCR 56 नहीं मिल रहा, तो इस वाले ऑप्शन ने इसे करेक्ट किया, तो यही आंसर बाकियों का भी होगा, तो हमारा आंसर है ए पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 63, कहता 5 एनालिस्ट 2 कंसल्टेंट्स एंड 3 मैनेजर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो। अगर हर सेम प्रोफेशन का बंदा एक साथ ही बैठेगा तो बताओ कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो भाई साहब जब ये एक साथ ही बैठेंगे तो ये आपस में मूव करेंगे, किसी और के साथ तो मूव कर नहीं सकते। 2 कंसल्टेंट आपस में मूव करेंगे 2 फैक्टोरियल में, ये मूव करेंगे 3 फैक्टोरियल में, बट ये तीनों ग्रुप एक दूसरे से शिफ्ट हो सकते हैं, तो इट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8640। क्वेश्चन नंबर 64, कहता टोटल नंबर ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5। बस टोटल नंबर बताओ जो 2000 से बड़े होंगे, और डिजिट्स होनी चाहिए 1 2 3 4 5। हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5, और 2000 से बड़े नंबर बनाने हैं। तो पहले तो आप क्या करो, 4 डिजिट के नंबर बना लो, और देखो ऐसे कितने नंबर हैं जो 2000 से बड़े आते हैं। फिर 5 डिजिट के नंबर बना लो, 5 डिजिट के जो नंबर होंगे वो तो सारे 2000 से बड़े ही होंगे, डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 डिजिट के लिए 1 2 3 4 जगह यहाँ पे खोलो, और सबसे पहले कंडीशन ये है कि इस वाली जगह पर 1 नहीं आ सकता। अगर 1 आए तो वो छोटा हो जाएगा 2000 से,
तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, राइट। बाकी 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज, यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, 5 में से 1 यूज हो गया तो यहाँ पर 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 6 से किया 96, 96 हो गए 4 डिजिट के नंबर। और कितने देखो कितने ये वो है, इन्होंने जानबूझ के 96 भी दे रखा है कि बच्चे का नंबर 96 आए और वो कंफ्यूज हो के सीधा 96 को ही आंसर कर दे। बट हम इतने बेवकूफ़ नहीं, हमें पता है कि आपने यहाँ पर डिजिट्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं किया कि कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, बस बड़ा होना चाहिए। तो वो तो 5 डिजिट का भी हो सकता है। तो 5 डिजिट का नंबर कैन बी यूज इन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, इट कैन बी यूज इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 4 3 2 1, 20 और 6, 20 को 6 से किया 120। अब 120 में 96 को ऐड कर दो, 120 में 96 को ऐड किया तो 6 11 216, तो आंसर है बच्चों 216। बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 6 7 एंड 9, जो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। 5 से डिविजिबल होनी चाहिए तो उसके लिए आपको आखिरी प्लेस पर सिर्फ 5 या 0 ही आ सकता है। यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो आपने यहाँ पे 5 को फिक्स कर दो, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली इन 1 वे। अब आपके पास कितनी डिजिट बचती है, 1 2 3 4 5 6 में से 1 डिजिट तो यहाँ पे 5 यूज हो गया, तो आपके पास डिजिट बची 5। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो हमारे पास सिर्फ 20 ही नंबर बनेंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 66, एक फंक्शन दे रखा है 1 प्लस 66 में, नहीं ये नहीं भैया, तो तू गायब हो जाएगा। एक फंक्शन दे रखा है 66 क्वेश्चन में विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो इस एक बार थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो x प्लस 1 बाई एक्स ये आपका फंक्शन आया। अब आपको क्या करना है, f 1 बाई एक्स निकालना है। 1 बाई एक्स का मतलब हुआ, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं। f 1 बाई एक्स निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो f 1 बाई एक्स निकालने के लिए आपने बस x की जगह 1 बाई एक्स डाल देना है, तो 1 बाई एक्स डाला, तो f 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 1 प्लस एक्स, ऊपर चला जाएगा। ये है आपका आंसर, मतलब आंसर नहीं, f 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया, ये f 1 बाई एक्स हो गया। फिर वो कह रहा है आपका जो फंक्शन था ना एफ एक्स, उसमें x की जगह आपको ये वाला फंक्शन डालना है, ये डालना है। ठीक है, डाल देते हैं। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, अब x की जगह आपको क्या डालना है, x की जगह क्या डालना है यहाँ पर, ये डालना है। और ये क्या है, ये है 1 प्लस एक्स। बस अब इसे सॉल्व कर दो, तो 1 प्लस एक्स 1 के पास चला गया, प्लस में 1 हो गया, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज माई आंसर। तो बी हमारा आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहे हैं कि इस वक्त अगर x की वैल्यू 5 डाली जाए तो ये अनडिफाइन है, बट ये फंक्शन कंटिन्यूज है। तो बताओ अगर ये फंक्शन कंटिन्यूज है तो f5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मतलब होता है x माइनस 5 और x प्लस 5, अपॉन में है x माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, ये आया। अब कह रहे हैं इस फंक्शन में अगर x की जगह 5 डाला जाए तो आंसर क्या आएगा, x की जगह 5 डालोगे तो आंसर आएगा 10। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 में उसने बोला कि अगर हमारी जीपी की सीरीज है 2n टर्म्स की और ऑक्यूपाइंग जो ऑड प्लेसेस पर टर्म्स है उनका सम करने पर s1 मिलता है और इवन प्लेसेस पे प्लस करने पर उसका सम हमें s2 मिलता है, तो कॉमन रेशो क्या होगी। तो आपको क्या करना था, एक ऐसी इमेजिनरी सीरीज बना लेते 4 नंबरों की मात्र, 2 4 8 और 16 हो गया। अब उसने बोला जो ऑड नंबर पर टर्म्स है उसका प्लस कर दो, ऑड नंबर पर टर्म्स है उसको प्लस कर दिया, वो 10 आ रहा है, वो s1 के बराबर है। जो इवन नंबर पे टर्म्स है उसका भी प्लस कर दो, इवन नंबर पे जो है टर्म्स है उसको प्लस कर दिया, 16 और 4 20 आ रहा है। ठीक है, अब s1 एक बार दोबारा से, सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस हुई दिस वन एंड दिस वन, बिल्कुल सही है, s1 के बराबर है। और s2 है इवन प्लेसेस, तो 4 और 16 सही है। तो कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, कॉमन रेशो देखो कैसे निकलेगी, s2 को s1 से डिवाइड करने पर आ रही है कि नहीं आ रही, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ रहा है, इसका कॉमन रेशो 2 ही था, तो आंसर है सी पार्ट, s2 डिवाइड बाई s1। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 69,
एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, आपको फॉग निकालना है। फॉग कैसे निकाला जाता है? फॉग का मतलब है कि आपने f वाले फंक्शन में x की जगह gx को रखना है। f वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1। यहाँ पर x की जगह आपको 2x प्लस 3 रखना है। तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 3, x की जगह 2x प्लस 3 एंड माइनस 1। फॉर्मूला खोलो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 6x प्लस में 9 माइनस में 1। तो 4x स्क्वायर 12 और 6 हो गया 18, x 9 9 18, 18 में से 1 गया 17। तो 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस में 17, ये आपका आंसर है। इसका आंसर है बी पार्ट। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 70 देखें। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बतानी है 1 7 17 31। देखो इन सीरीज को करने का सबसे सही तरीका होता है आप इसका गैप लिखना शुरू करो। इसके बीच में गैप कितना है? इसका गैप है 6, इसका गैप है 10, इसका गैप है 14, इसका गैप है 6 4 10 4 14 18, इसका गैप है 22, तो अगला गैप होगा 26। तो 71 में 26 को ऐड करने पर आपको मिलता है 97। क्वेश्चन नंबर 71, पेंट को अगर 74128 कोड किया जाए, 74128, और एक्सेप्ट को कोड किया जाए 455978, तो बताओ पेशेंट क्या होगा? पी के नीचे 7 डाल दो, ए के नीचे 4 डाल दो, टी के नीचे 8 डाल दो, आई के नीचे 1 डाल दो, 7481, ई के नीचे 9 डाल दो, 74819, 74 ये नहीं है, ये नहीं है, 74819 ये है, ये नहीं है। आगे भी कर सकते थे आप, एन की जगह 2 डाल दो और टी की जगह 8 डाल दो। तो इसका आंसर है डी पार्ट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2 एज इट इज, पावर में एक जोड़ा 3 डिवाइड बाय 3, माइनस में x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, और फिर आपको यहाँ पे लिमिट लगानी है 1 और 0 की। 0 लगाओगे वो तो 0 हो जाएगा। जब x की जगह 1 लिखोगे तो आपको मिलेगा 2/3 माइनस में 1/4। एलसीएम आया 12, 8 माइनस 3, आंसर है 5/12। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें 73। मंकी को कोड किया गया है NNOJ, F और X। तो पजल को कैसे किया जाएगा? MN, देखो इसमें क्या है, यहां पर M के बाद है +1, फिर यहां पर है -1। मतलब M में प्लस करो 1 तो N आता है, O में माइनस करो तो N आता है। ABCDEFGHIJKLMNO, तो n के बाद फिर प्लस करो तो 1 आता है, माइनस करो तो j आता है, प्लस करो माइनस करो। तो अब आपको क्या करना था, पजल के आगे प्लस करना है 1। तो p के बाद आता है q, तो यहां पर आना चाहिए q, तो ये कट गया। u से पहले क्या आता है? u से पहले QRSTU, t आता है, तो यहां पर आना चाहिए t। z के बाद आता है a, z से पहले आता है y, तो QTAY देखना कहीं आ रहा है? ये खत्म, ये खत्म, ये आपका आंसर है। बाकी यहाँ पे आगे भी चेक कर लो। अगला क्वेश्चन देखें, मैन ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। बंदा यहाँ खड़ा है, उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट और 3 किलोमीटर चला। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड 6 किलोमीटर चला। How far and in which direction is he with reference to starting point? सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो साउथ ईस्ट काट दो, तो ए या बी में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। ये टोटल गया था 10 किलोमीटर, ये 6 है, तो यहाँ पर है 4 और ये है 3। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगा 5, तो आंसर है बच्चों ए पार्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75। A, B, C, D and E are sitting on a bench. A sitting next to B. ठीक है, A और B को साथ में बिठा दो। C sitting next to D. अब चलो अभी बिठा देते हैं इनको, बाद में देख लेंगे। C D के साथ बिठा दो। D is not sitting with E, तो E को फिर साइड पे कर दो। Who is on the left end of the bench?
अच्छा, ई हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, लेफ्ट पे बैठा है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, सी राइट से सेकंड पोजीशन पर है, सही है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट पर है, एंड ई, ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी एक साथ बैठे हैं। इन विच पोजीशन बी इज सिटिंग, बी बैठा है कहाँ पर, बी बैठा है ई और ए के बीच में, तो बी है बिटवीन ई एंड ई, सी आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 76 देखें। मिस्टर क्यू वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। देन वॉक्स 40 किलोमीटर साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। पहले 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, देन वॉक्स 14 किलोमीटर साउथ, वापस आ गया, यहां पर है अभी, यहां पर 6 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है। देन वॉक्स 8 किलोमीटर ईस्ट, यहां से 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये 8 है, ये 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, प्लस किया 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आया, तो आंसर है सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 77। कहता है अगर वेस्ट को रिप्लेस कर दिया जाए नॉर्थ ईस्ट से, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। कह रहा है वेस्ट को उठा के यहाँ पे ले आओ, कलर बदल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो वेस्ट को उठा के हम यहाँ पे ले आए, इमेजिनरी। तो वेस्ट की मूवमेंट कितनी हुई है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर तो वेस्ट गया है 145 डिग्री, तो सारी दिशाएं घूम जाएगी। वेस्ट अगर यहाँ पर आया है तो साउथ भी 145 डिग्री घूम जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय विद नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ, साउथ को किससे रिप्लेस किया गया, तो साउथ कहां चला गया, नॉर्थ वेस्ट में, आंसर है बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 78। ए इज द सन ऑफ सी, सी का बेटा है, नहीं हाँ सी का बेटा है ए, जो बेटा है उसको बॉक्स में बना लिया। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, चलो ये फीमेल हो गई और क्यू भी फीमेल हो गई, ये दोनों सिस्टर्स हो गई, ये उसका बेटा हो गया। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी इज द सन ऑफ जेड, ठीक है, पी इज द सन ऑफ जेड। तो मतलब तीनों ये भाई बहन हो गए इस वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, मैटरनल अंकल, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। ये मम्मी का भाई हो गया ना पी, तो पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। आगे बढ़े, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, प्लस का मतलब हो गया फादर, माइनस का मतलब हो गया वाइफ, ठीक है। आगे बढ़े, इफ इट इज गिवन दैट डी क्रॉस ई, क्रॉस का मतलब है ब्रदर, तो आपने क्रॉस की जगह पढ़ना है ब्रदर, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई, और प्लस की जगह आपने पढ़ना है फादर, एंड ई इज द फादर ऑफ एफ, ई इज द फादर ऑफ एफ, ठीक है। तो डी इज द फादर ऑफ एफ, नो, गलत है। डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, गलत है। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, गलत है। डी इज द अंकल ऑफ एफ, यस, क्योंकि उसके फादर का भाई है तो अंकल हुआ, यस। आगे बढ़े, सुरेश ने एक फोटो की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, सुरेश ने एक फोटो की तरफ पॉइंट आउट करके बोला कि ये बेटा है ओनली सन ऑफ माई मदर, इसकी एक मदर है, उसका इकलौता बेटा है, तो इसकी मदर का इकलौता बेटा तो सुरेश ही होगा, और ये उसका बेटा है, तो उसने वो यानी कि वो अपने बेटे की फोटो दिखा रहा था। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, आंसर है फादर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर्स। बी इज द वाइफ ऑफ सी, सी की वाइफ है। डी इज द सन ऑफ ई, एफ इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ बी। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, हस्बैंड, हस्बैंड है तो कुछ ऐसे बना लेते हैं और इसको भी ऐसे बना लेते हैं,
ये दोनों स्पाउस हो गए, जी और ए, बी और सी स्पाउस हो गए, एफ एफ जो होगा बी का डॉटर हो गई। अभी एक हमने लाइन छोड़ी हुई है, विच इज डी इज द सन ऑफ ई। अभी देखेंगे डी और ई कहां पर आते हैं। ई इज द फादर ऑफ बी, तो ई इज द फादर ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ ई, ई का एक बेटा और है जो कि डी है, ठीक है। अभी डाल देते हैं यहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ ए डी बी, ए डी भाई हो गया, ए दोनों बहनें हो गई। फिर ई इज द फादर ऑफ बी हो गया, हु इज ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई कौन है, बी का भाई डी है, आंसर है डी, दैट्स इट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में लिखा है अकॉर्डिंग टू डैश सैंपल ऑफ फेयरली लार्ज साइज इज ड्रॉन फ्रॉम इन द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन एट रैंडम। इसका आंसर है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, सी आपको सही करना था। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेदर लो वैल्यू, नीचे से शुरू होता है ऊपर की तरफ जाता है और पीक पे जाने के बाद फिर वो नीचे चला जाता है, उसे बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84। In a stratified sampling when the strata variances differ significantly among themselves, तो इसका आंसर है बच्चों बी पार्ट, सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में लिखा हुआ है कि अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर 64 है, हार्मोनिक मीन 16 है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ये स्क्वायर यहाँ से काट कर यहाँ ले जाओ, 64 का आया 8, यह आया 4, आंसर आया 32। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 86 देखें। इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन है 32, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 7 से बढ़ा दिया जाए तो नया मीडियन क्या होगा, मीडियन भी 7 से बढ़ जाएगा, मीडियन होगा 39। अगर मीन है 21, मीडियन है 25, तो मोड क्या होगा, तो उसमें एक फॉर्मूला लगाओगे, एक मोड आया, दो मीन लोग मिले और 3 मीडियन हो गए, मैं निकला गड्डी लेके। तो मोड है भाई साहब मीन इज 21, मीन इज 21, तो यहाँ पर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 42 आ गया। मीडियन है 25, यहाँ पर 75 कर दो, तो मोड की वैल्यू आएगी 75 में से 42 को माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, आंसर है 33। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 88 में कोफिशिएंट ऑफ कॉर्डिनल डेविएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको पहले अरेंज करोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में, 11, 22, 33, 55, 65, 88 और 98। आप Q1 निकालोगे, Q1 का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म, n है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक जोड़ा 8, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, तो Q1 आया 22। Q3 का फॉर्मूला होता है 3n प्लस 1 बाय 4, तो n प्लस 1 आया आपका 8, 8 को 2 से इसका आएगा 6 टर्म, तो ये आपका Q3 आया। वैल्यू यहाँ पे डालो 88 माइनस में 22, 88 प्लस में 22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको इसमें आंसर मिलेगा 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89। X and Y are related to this. X and Y are related in this relationship. Mean and mean deviation of X. X का जो mean है वो 1.2 है और mean deviation of X जो है वो है 0.4। तो आपको coefficient of mean deviation of Y निकालना है about its mean। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला होगा कि आपको मीन डेविएशन ऑफ y को y के मीन से डिवाइड करना होगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जो मीन होता है, अच्छा y की वैल्यू देखें क्या है, y की वैल्यू आएगी 7 माइनस में 3x और 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से इसे डिवाइड किया। जो मीन होता है उसमें दोनों का इफेक्ट होता है, स्केल का भी ओरिजिन का भी, बट जो मीन डेविएशन होता है उसमें सिर्फ स्केल का इफेक्ट होता है। तो अगर x का मीन 1.2 है तो y का मीन क्या होगा, तो y का मीन निकालने के लिए आपने इसी के अंदर वैल्यू डाल देनी है। तो x की जगह रखना है 1.2, सॉल्व करने पर आपको y का जो मीन मिलेगा वो मिलेगा 0.3, ठीक है। तो आपने यहां पर रखना है 0.3,
और जो मीन डेविएशन मिलेगा, मीन डेविएशन आपको मिलेगा, वो मिलेगा 0.85, मीन डेविएशन ऑफ वाई वो मिलेगा 0.85। मीन डेविएशन में स्केल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस आपने 3/4 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 0.85। अब जब आप 0.85 को 0.3 से डिवाइड करते हो और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर देखते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। 0.85 डिवाइड बाय 0.3, ठीक है, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर है, हाँ हाँ हाँ, कुछ गलती हो गया, कुछ गलती हो गई है, कुछ गलती हो गई है, शायद यहाँ पे कुछ गलत लिख लिया है मैंने। 89, दोबारा से देखते हैं, कोई बात नहीं। मीन ऑफ वाई 0.3, इसे चेक करते हैं। एक्स की जगह डालना है हमने 1.2, 1.2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, 0.9 आया, 7/4, 7 डिवाइड बाय 4, 1.75 आया, 1.75 में प्लस कर दो 0.9, 2.65, क्या गलत आ रहा है, मैंने इसमें क्यों गलत क्यों कर लिया हमने। दोबारा से करना पड़ेगा बच्चों, कुछ गलती हो रही है मेरी कैलकुलेशन के अंदर। आराम से करते हैं, जल्दबाजी करेंगे तो गलती होगी। 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। पहले अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू आएगी 7 जाके वहाँ पे प्लस हुआ है और 3x हुआ है माइनस, 4 नीचे चला गया, 4 नीचे चला गया। तो x में क्या होगा, अगर हमें इसका मीन डेविएशन, अगर हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ऊपर रहेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऊपर रहेगा, उसको y के मीन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके, तो पहले y का मीन निकालते हैं, 7/4 माइनस में 3/4, मीन है, मीन एंड मीन डेविएशन, मीन है 1.2, यहाँ पे डाला 1.2, 4 एलसीएम ले लिया, 7 माइनस 3.6, 7 में से 3.6 को माइनस करो, 7 माइनस 3.6, 3.4 बचा, उसको डिवाइड करो 4 से, डिवाइड बाय 4, 0.85 सही आ रहा था, ओके, तो 0.85 सही आ रहा है, सही है। अच्छा, हमने क्या किया, पहले 0.85 को 0.3 से डिवाइड कर दिया, ये मेरी गलती है, हमें गलती पता लग गई है। तो ये हमारा बच्चों आया मीन। अब आगे बढ़ते हैं, मीन अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ वाई, जो निकलेगा सिर्फ स्केल के चेंज से, ओरिजिन के चेंज से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 3/4 ऑफ x विच इज इक्वल टू 0.4, 0.4 यहाँ डाला और बिल्कुल सही था, ये 0.3 आ रहा है, बस मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन उल्टा कर दिया था। तो 0.3 को डिवाइड करना है 0.85 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आंसर आएगा 35.29, 35.2941, 35.3, तो सी हमारा आंसर है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35.29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इन ए क्लास 50% ऑफ बच्चा स्टूडेंट्स क्या करता है, स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस
अच्छा ये तो हो गया कॉमन, मैथमेटिक्स और साइंस का कॉमन हो गया। 70% बच्चा है जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ता है। प्रोबेबिलिटी बताओ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस एंड साइंस, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट स्टडिंग साइंस गिवन दैट ही इज ऑलरेडी स्टडिंग मैथमेटिक्स। ऑलरेडी स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी 70/100, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। और साइंस के निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो साइंस और मैथमेटिक्स का जो कॉमन होगा विच इज 50%, वो आ जाएगा ऊपर 50%। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, आंसर आएगा 5/7। डी हमारा आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। 1 से लेके 20 तक नंबर को मिक्स किया गया, 1 से लेके 20 तक नंबर को मिक्स किया गया और उसमें से टिकट निकालेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टिकट जो ड्रॉ की गई है वो 3 और 5 का मल्टीपल है। तो 1 से लेके 20 तक नीचे तो 20 आएगा। अब आपने देखना 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 5, 10, 15 हो चुका है और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आंसर है 9/20। ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92। If two dice are rolled, then probability of getting a greater number on the first die than the one on the second, given that sum should be equal to 7। सम 7 के बराबर हो उसके चांसेस है या तो 1/6 होगा या 2/5 होगा, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 3/4 होगा, 4/3 होगा, 5/2 होगा और 6/1 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गिवन दैट, तो जो गिवन दैट होता है वो नीचे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/36 नीचे आएगा। अब कह रहे हैं इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जिसमें गेटिंग ए नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग ए ग्रेटर नंबर ऑन द फर्स्ट डाई देन द सेकंड डाई, तो इसमें पहली डाई पर ग्रेटर होना चाहिए। तो 1, 2 और 3, सिर्फ 3 आएगा। 3/36 ये कैंसिल हुआ, 3/6 आंसर आया 1/2। आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन दे रखा है 10, यानी कि एनपी की वैल्यू 10 दे रखी है। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है, यानी कि एनपीक्यू जो है वो 3 दे रखा है। आपको यहाँ से बाइनोमियल, तो आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालना है। एनपी की वैल्यू यहाँ पे डालो तो क्यू आपको मिलेगा 3/10। गलत जवाब है, गलत जवाब है। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट आना चाहिए, रूट हमने लगाया नहीं है। और यहाँ पर आएगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 9, फिर एन पी की जगह 10 डालो तो क्यू आपको मिलेगा 9/10 और पी आपको मिलेगा 1/10। पी की वैल्यू यहाँ पे डालो 1/10 तो एन आपको मिलेगा 100। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 94 देखें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एन की वैल्यू 25 है और पी अगर 0.2 दिया हुआ है तो इसका मीन क्या होगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों मात्र एन पी, तो आपने 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 95। x इज ए पॉइजन वेरिएट, पॉइजन वेरिएट का मतलब होता है ये वाला कंसेप्ट, e की पावर -m मल्टीप्लाई m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। तो अगर कह रहा है अगर इसमें x की जगह 1 डाल दिया जाए, यानी कि r की जगह 1 डाल दिया जाए, तो वो 0.3 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। और अगर 2 डाल दिया जाए, e की पावर -m और m की पावर 2 अपॉन में 2, तो वो 0.2 के बराबर है। दोनों को सॉल्व करो, 1 को सेकंड से डिवाइड कर लो, जब 1 को सेकंड से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/m और 0.3 डिवाइड बाय 0.4। जल्दबाजी में किया तो गलती सी लग रही है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, चेक करो इसे, वापस उल्टा करो, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, उल्टा करो इसे तो ये आ गया 4/3, m की वैल्यू आ गई 4/3। तो अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ e की पावर है माइनस मल्टीप्लाई m की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, m की वैल्यू है 4/3 तो e की पावर -4/3, तो सी आपका आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96 देखें। अगर Q1 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q3 आपका थर्ड क्वार्टाइल है, तो मीडियन क्या होगा। मीडियन होता है दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 22 + 28 50, 50 को 2 से डिवाइड किया आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 97। 97 में 10 कौन है कैंडिडेट्स हैं और इनका जो रैंक को रिलेशन है वो 0.5 है। फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन में n
एन स्क्वायर माइनस में 1, ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू 0.5। कहता पता चला कि उसमें जो एक नंबर ऑब्जर्वेशन था उसको हमने 7 की जगह 3 ले लिया। अब उसको ठीक करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ना एन की वैल्यू डालोगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, एन की वैल्यू डालोगे जो कि 10 है, 10 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी विच इज इक्वल टू 82.5। अब इसको करेक्ट करने के लिए 82.5 में से जो नंबर गलत था यानी कि 3, उसका स्क्वायर माइनस करो और जो नंबर सही था उसका स्क्वायर प्लस करो, और आपका जो करेक्ट सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर आएगा, सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर जो करेक्ट आएगा वो आएगा 122.5। ठीक है बच्चों? नहीं 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 नहीं, क्या लिख दिया मैंने, 122.5 नहीं आएगा। हाँ सही तो था, सही था 122.5 आएगा। और जब आप करेक्ट दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिसमें सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको आंसर मिलेगा 0.26, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 0.26। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 98 देखें। फिशर आइडल प्राइस, फिशर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो लास्ट पेयर और पास्ट का क्या होता है, नो डाउट ज्योमेट्रिक मीन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा है कि अगर x और y का जो कोरिलेशन है वो 0.6 है तो u एंड v का कोरिलेशन क्या होगा। कोरिलेशन की कभी भी वैल्यू नहीं बदलती, उसके सिर्फ साइन बदलते हैं। अगर उनका स्केल जो नए डेटाज आए हैं, यहाँ पर जो u आया है वो है x माइनस में 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे जो v आया है, यहाँ पर जो v आया है वो आया है माइनस का y प्लस का 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। इनका जो स्केल है अगर उन दोनों के साइन सेम है तो वैल्यू सेम ही रहेगी, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए दोनों नेगेटिव होने चाहिए, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए जो साइन है वो बदल जाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस का 0.6। ठीक है बच्चों, विच इंडेक्स नंबर मेथड यूजेस करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट, और इसका सीधा सीधा आंसर है पास्ट। तो बच्चों ये हमारे 100 क्वेश्चन थे हमारे मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के, और ये मैंने आपको सारे उसके परफेक्ट आंसर बताए हैं। अब आप क्या करना, अब आप देखना कि आपके इसमें से कितने आंसर सही हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इस पेपर के अकॉर्डिंगली आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय।